देखिए इस दफ़ा का जो टेस्ट आपको लग रहा है वो थोड़ा सा ज़रा अपेरेंटली भी डिफरेंट लग रहा होगा और उसके क्वेश्चन भी थोड़े से ज़रा टेक्निकल लग रहे होंगे। अब आपका जो टेस्टिंग लेवल है वो थोड़ा सा हाई हमने कर दिया। अब एज़ पर द आई कैप स्कीम और अप टू द आई कैप लेवल ये हम आपको टेस्टिंग अप कर रहे हैं इंशाल्लाह। इसी लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को इंशाल्लाह पेपर में देखने को मिलेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा अगले आते जाएंगे चीज़ें, अगले चैप्टर्स आते जाएंगे, वैसे वैसे आपका जो टेस्टिंग लेवल है हमारा हार्ड होता जाएगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी पहले से मज़ीद बेहतर करना शुरू कर दीजिए। जी बेटा, तो प्लीज़ हम देखते हैं जनाब MCQs नंबर 1 सबके सामने है टेस्ट कि बचा जिसके सामने टेस्ट ना हो। ऑल ओके, सबके सामने है। अली हसन, Rao promises to deliver 50 bags of sugar to Bilal on 30th August 2013 on payment of a price of rupees 82,000. Rao dies before that date. राव ने कहा था जनाब कितने की चीज़ें दूंगा मैं, 50 बैग्स आपको डिलीवर करूंगा, लेकिन डिलीवरी से पहले राव बेचारा दुनिया से डिलीवर हो गया। अब द कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड डिस्चार्ज ऑन राव्स डेथ, क्या कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा? नहीं, पर्सनल लेजर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था तो उस वजह से ये खत्म नहीं होगा। द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इधर बाय राव्स रिप्रेजेंटेटिव्स और बाय बिलाल, नहीं जनाब, बिलाल के जो है वो कर सकते हैं परफॉर्मेंस और राव वाले भी कर सकते हैं, अपना डिमांड कर सकते हैं। राव्स रिप्रेजेंटेटिव्स आर बाउंड टू डिलीवर 50 बैग्स ऑफ शुगर टू बिलाल। हाँ जी, ये बिल्कुल ऐसे है, ये दे आर बाउंड। बिलाल कैन नॉट इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एज इट वॉज ओनली अ प्रॉमिस। नहीं भाई साहब, ये कॉन्ट्रैक्ट था। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 2, MCQs नंबर 2। जहान एग्रीड टू सेल 2 of his motorcycles to Khurram at a price to be fixed by Lahiri. Lahiri refused to fix the price of the motorcycles. By that time, तब तक क्या हो चुका था? Khurram had taken delivery of 1 motorcycle. What opinion is available to जहान? देखिए बेटा, उसने कहा था जी, हमने कहा था रिजनेबल प्राइस होनी चाहिए। अगर कोई आपने प्राइस फिक्स करनी है तो वो फिक्स प्राइस पे चीज़ें बेचनी चाहिए। जो भी आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है वो हो जाना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि जनाब लहरी जितनी मोटरसाइकिल की प्राइस जितनी फिक्स करेगा उतनी मोटर बाइक की प्राइस हम कॉन्ट्रैक्ट की मान के कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस दे देंगे। अभी वो लहरी के पास गए नहीं थे कि एक बाइक जो है वो खुरम ने अपने पास रख ली। ठीक है, जहान ने उसको वो बाइक दे दी और लहरी ने क्या किया, बाद में रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई मैंने प्राइस फिक्स नहीं करनी। अब इसकी क्या रेमेडी हो सकती है? सिंपल से इसकी रेमेडी ये हो सकती है, क्योंकि एक चीज़ जो आप परफॉर्म कर चुके हो उसकी रिजनेबल प्राइस देख लो, और जो रिमेनिंग पोर्शन है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता तो रिमेनिंग पोर्शन को क्या करो, परफॉर्म ही ना करो। ठीक है, मतलब एक बाइक जो दे दी है उसकी रिजनेबल प्राइस ले लो और बाकी जो दूसरी बाइक है उसको आप ना दो। देखिएगा, डिलीवर द अदर मोटरसाइकिल एंड डिमांड मार्केट प्राइस फॉर बोथ द मोटरसाइकिल्स। दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि लहरी के प्राइस फिक्सेशन के ऊपर ही कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होनी थी, लेकिन एक बाइक जो है वो उसने डिलीवर कर दी है। अब इस वजह से जो दूसरी बाइक है वो भी डिलीवर कर दे तो ये गलत बात है, ऐसे नहीं है। लहरी अगर फिक्स करता तो फिर उस चीज़ पे कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होनी थी। डिमांड रिटर्न ऑफ द मोटरसाइकिल फ्रॉम खुरम एज लहरी फिक्स्ड फेल टू फिक्स द प्राइस। अब जो परफॉर्मेंस दे दी अब वो वापस डिमांड नहीं कर सकता। डिमांड अ रीजनेबल प्राइस फॉर द मोटरसाइकिल दैट वाज डिलीवर्ड एंड नीड नॉट डिलीवर द अदर मोटरसाइकिल। बिल्कुल ठीक है, ये ऐसे ही होना चाहिए। और लास्ट में ऑल ऑफ द अबव, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? MCQs नंबर 3। परवेज कॉन्ट्रैक्टेड विद दिलबर अ कॉमेडियन फॉर परफॉर्मेंस इन अ लाइव शो एंड पेड ₹2 lakhs in advance. Before the show, Dilbar had an accident and was hospitalized. He could not appear in the show due to which Parvez suffered a loss of 5 lakhs. Dilbar is liable to pay Parvez. अब ये कॉन्ट्रैक्ट था पर्सनल नेचर का। पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है कि जनाब ये अगर वो परफॉर्म नहीं कर सकता तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, अब अगर वो हॉस्पिटलाइज था तो वो शो नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है, वॉइड हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा दिलबर क्या करेगा, सिर्फ वो जो पैसे थे 2 लाख रुपए वो पे बैक करेगा। उसको कितना लॉस हुआ कितना नहीं वो दिलबर के भी कंट्रोल में नहीं था।
ठीक है, उसकी नाअहली की वजह से ऐसे नहीं हुआ, बल्कि वो बीमार हो गया था। ओके, अगर वो ये यहाँ पे ये लिख देता कि दिलबर ने जनाब अवॉइड किया, उसने कहा जी मैंने कोई नहीं आना, मैंने परफॉर्मेंस नहीं देनी, तो फिर वो कितने पैसे देता? 2 लाख के साथ साथ 5 लाख रुपए का लॉस भी देता। ओके, यहाँ तो कि मसले मसाइल, किसी का कोई ये एमसीक्यूज गलत और उसको समझ ना आया हो, समझ आ गया अब गलती क्या थी? ओके जी, इसके बाद जनाब क्वेश्चन नंबर 2, बहुत मजे का क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे ने इस बुक से पढ़ा होता तो उसको ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगना था, और जिस बच्चे ने बुक से नहीं पढ़ा और उसने लिख दिया एज इट इज, उसका सवाल ये गलत हो गया। जवेरिया ने बहुत अच्छा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, लेकिन उसने एक जगह पे उसने एक मिस्टेक कर दी। उसने प्रॉपरली जैसे अटेम्प्ट करना चाहिए उसने वैसे अटेम्प्ट किया, लेकिन एक इसने छोटी सी मिस्टेक कर दी। टाइम और प्लेस दोनों के बारे में उसने पूछा था। मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन। ब्रीफली डिस्क्राइब द रूल स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस वेयर दीज हैव नॉट बीन स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं थी। तो आपके पास जो सर्कमस्टांसेस होने थे वो कौन से होने थे? पहला टाइम वाला, टाइम स्पेसिफाई नहीं है। इसका रूल क्या होना था कि परफॉर्मेंस कब होगी? रीजनेबल टाइम में होगी, और रीजनेबल टाइम इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। वो वर्किंग आवर्स हो सकते हैं, वो कुछ भी स्पेसिफिक टाइम हो सकता है। क्लियर? इन्होंने इस चीज को स्किप कर दिया, रूल को। नीचे इन्होंने एग्जांपल लिखी बहुत अच्छे तरीके से। मेरा दिल कर रहा था मैं इनको मार्क्स दूं, लेकिन वो रूल में जो चीज़ नहीं लिखी थी उसकी वजह से मैं इनको मार्क्स नहीं दे सका। अगर वो उन्होंने रूल लिखा होता कि जी रीजनेबल टाइम, अगर टाइम मेंशन नहीं है तो परफॉर्मेंस मस्ट बी मेड इन रीजनेबल टाइम, तो इनको पूरे नंबर मिल जाना था। सेकंड नंबर पे प्लेस की बात आ रही थी, तो प्लेस में भी ऐसे होना था। सर्कमस्टांसेस क्या थे कि जनाब प्लेस जो है वो फिक्स नहीं है। इसका रूल क्या था कि प्रोमिजी पूछेगा कि जनाब रीजनेबल प्लेस कौन सी है। प्रोमिजर पूछेगा प्रोमिजी से कि रीजनेबल प्लेस कौन सी है, और प्रोमिजी की ड्यूटी बनती है कि वो प्रोमिजर को बताए कि रीजनेबल प्लेस ये वाली है, यहाँ पे आपने परफॉर्मेंस करनी है। ओके, तो ये जनाब उसकी रूलिंग और इसके नंबर मिल गए, ये उन्होंने लिखा हुआ था। ओके, गलती समझ आई आपको? जी बेटा, क्योंकि ये वर्ड बाय वर्ड बुक वाला ही था तो इस वजह से मैं इसको नहीं यहाँ पे लिख रहा। जी बेटा, एग्जाम्पल में एग्जाम्पल देना लाजमी नहीं था, लेकिन अगर आप एग्जाम्पल दे देते तो क्वेश्चन को सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन एग्जाम्पल यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, एग्जाम्पल के मार्क्स नहीं कटेंगे ना लिखने पे। चलें, क्लास के बाद इनसे डिस्कस कर लीजिएगा, ये आपको बता देंगे। ठीक है, मैंने जो पेपर्स देखे हैं उन पेपर्स में कुछ बच्चों ने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, उनको नंबर मिले हैं। कुछ बच्चों ने थोड़ी बहुत जो है वो उसमें जो मटेरियल वर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया, जिस बेस पे उनको नंबर नहीं मिले हुए। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, आपके मार्क्स जो है वो एडजस्ट हो जाएंगे। ओके, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि इतने ज़्यादा पेपर चेक करते हुए और थोड़े से कम टाइम में एक एक लाइन को चेक करते हुए और डिफरेंट ओपिनियंस को चेक करते हुए इंसान से कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, इतना मार्जिन हमें देना चाहिए। ओके, लेकिन अगर आपको वो आइडेंटिफाई हो चुका है तो काइंडली इसको आइडेंटिफाई करके उसको वेरीफाई करें, ताकि ना आप मिस्टेक पे रहें ना ही अगला बंदा मिस्टेक पे रहे। ओके, यही मकसद है हमारा टेस्ट को डिस्कस करने का। जी, इसके बाद जनाब इफेक्ट ऑफ रिलीज बाय प्रोमिजी ऑफ वन ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिजर्स, ये भी बुक वाला ही काम था सारे का सारा, कि इसका इफेक्ट क्या होगा। हमने कहा जनाब अगर ज्वाइंट प्रोमिजर्स में से कोई प्रोमिजी किसी एक बंदे को रिलीज कर देता है तो वो बाकी जो है वो रिलीज नहीं होंगे, बल्कि बाकी सारे के सारे क्या हैं, लायबल हैं फुल अमाउंट पे करने के लिए। और वो जिस प्रोमिजर को रिलीज किया जा रहा है प्रोमिजी के जरिए, उस प्रोमिजर को कंपेल कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन के लिए। ओके, ये बुकिश वर्डिंग है, मैं इस वजह से इसके ऊपर एज सच कुछ भी यहां पे लिख नहीं रहा। क्लियर? लिखने की जरूरत मेरे ख्याल में नहीं है। इफ यू से मैं लिख देता हूं यहां पे। ऑल ओके, आपकी अपनी वर्डिंग हो सकती है, लेकिन
उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो मटेरियल वर्ड बुक में लिखे हैं वो होने चाहिए। इसके बाद जनाब क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके पास ज़रूर केस स्टडीज़ है, इसको मैं वाइट बोर्ड पे लिखूंगा, पहले पढ़ लेते हैं। 2 सिनेरियोज हैं बेटा, दोनों के अलग अलग मार्क्स हैं, इसका मतलब आपने दोनों को अलग अलग डील करना है। साइका एंड आलिया डिसाइडेड टू ओपन अ टेलरिंग शॉप, एक्सक्यूज मी भाई प्लीज, टू मैनेज द ओपनिंग एक्सपेंसेस दे ज्वाइंटली बोरोड 3 लाख रुपए फ्रॉम फैजान ऑन 28 फरवरी 2022। द लोन वॉज टू बी रीपेड ऑन 28 फरवरी 2023। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एडवाइज द रिस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ फैजान एंड साइका। किसकी पोजीशन हमने बतानी है? फैजान और साइका दोनों की हमने पोजीशन बतानी है कि उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं और उनके राइट्स क्या हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ द लोन अमाउंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस। तो पहली सिचुएशन पढ़ने जा रहा हूं जनाब। दोनों ने मिलकर क्या लिया? कर्जा लिया 3 लाख रुपए का फैजान से, और कहता है जी फैजान और साइका दोनों की आपने पोजीशन बतानी है। केस नंबर 1 है, ऑन द ड्यू डेट साइका अप्रोच फैजान and paid back rupees 150,000, mentioning that she has paid her share and now he should claim the remaining amount from Alia. Faizan met Alia for recovery of the remaining loan amount, but she refused to pay it. हाँ जी भाई, इसमें क्या होगा? आपने फैजान और साइका दोनों की आपने पोजीशन बतानी है। तो सबसे पहले हम फैजान की पोजीशन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट 1 है जनाब। सबसे पहले तो हम लोग बताते हैं फैजान की पोजीशन। कि फैजान के पास क्या राइट है। उसने यहां से ये नहीं पूछा कि कॉन्ट्रैक्ट गलत था, ठीक था, क्या था क्या नहीं। आपने रिक्वायरमेंट को ध्यान से पढ़ना है। उसने आपसे क्या पूछा है कि फैजान और साइका की पोजीशंस बताइए, कि फैजान के पास वो उसका स्टेटस क्या है और साइका का स्टेटस क्या है। तो फैजान क्या कर सकता है? कंपेल कर सकता है किसको? साइका को कंपेल कर सकता है। जनाब आलिया ने पैसे नहीं दिए, तुम ही मुझे सारे के सारे पैसे दो। तो यहाँ पे जनाब फैजान कैन कंपेल साइका ऑन रिफ्यूजल ऑफ, दूसरी का क्या नाम था? आलिया, टू पे फुल अमाउंट। ठीक है जी। एंड आली एंड साइका इज liable to pay the whole amount. In this regard, ठीक है जी। ये आगे फैजान की पोजीशन। अब हम बात करते हैं साइका की पोजीशन की। जी, आलिया को तो उसने अप्रोच किया, उसने कंपेल किया, लेकिन आलिया ने कहा जी मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, उसने रिफ्यूज किया, मतलब कोई रीजन नहीं जिससे पैसे नहीं देके वजह वो ऐसा कैसे है कि वो सिर्फ कंपेल करे। कंपेल करने का मतलब है कि आप पैसे डिमांड करेंगे। ठीक है, उसने आलिया से पैसे डिमांड किए, उसने कहा जी मैं पैसे नहीं देने, मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, रिफ्यूज उसने कर दिया। अब वो साइका से कहेगा भाई बाकी पैसे दो। अगर साइका भी इनकार कर देगी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्मेंस नहीं होगी और ये इनके खिलाफ डैमेजेस का सूट फाइल कर सके। ठीक है, लेकिन पहले साइका से कहेगा कि भाई तुम दोनों ने इकट्ठे पैसे लिए थे, इंडिविजुअली यू आर लाइबल, सेवरली भी और कलेक्टिवली भी। ठीक है, तो उसने सेवरली उसको कहा, तो साइका जो है वो सारे के पास सारे पैसे देने के लिए लायबल। अब साइका ये नहीं कह सकती कि मैंने अपना पोर्शन दे दिया, आलिया ने नहीं दिया, जाके उसको पकड़ो, ऐसे नहीं कह सकती। ठीक है, इसलिए हमने क्या कहा, फैजान कैन कंपेल साइका ऑन रिफ्यूजल ऑफ आलिया टू पे फुल अमाउंट,
और साइका इज लायबल टू पे फुल अमाउंट इन दिस रिगार्ड। ओके, अब साइका की पोजीशन पे आ जाएंगे हम लोग। अब साइका के पास क्या है जनाब, उसकी क्या लायबिलिटी है? साइका इज लायबल टू पे फुल अमाउंट टू फैजान और शी इज एंटाइटल्ड टू बी कंपनसेटेड बाय आलिया। ठीक है, और वो आलिया को कंपेल कर सकती है कि जनाब कंट्रीब्यूट करो जो मैंने तुम्हारा शेयर फैजान को दिया। अगर आलिया इसको पैसे नहीं देगी तो ये आलिया के खिलाफ केस फाइल कर सकती है। गॉट इट? जी, होगी नहीं, ज्वाइंटली भी आप कंपेल कर सकते हैं और सेवरली भी कंपेल कर सकते हैं। होगी नहीं, कर सकते हैं जी। अगर साइका बगैर आलिया को इन्फॉर्म किए जाके अपना कंट्रीब्यूशन पे कर देती, हालांकि उन्होंने प्रॉमिस जो है एज अ प्रॉमिसर जो है वो जॉइंट इंस्ट्रूमेंट किया था, बगैर आलिया को इन्फॉर्म किए जाके उनको प्रॉमिस दे दी, वो जस्टिफाइड है? बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। वो अपना सिर्फ कंट्रीब्यूशन दे रही है, तो वो उसी औरत से, साइका से फैजान क्या कर सकता है, वो बाकी पैसे भी ले सकता है। ठीक है, अगर वो दोनों मिलकर परफॉर्मेंस देना चाहें, फैजान को 3 लाख रुपए ही मिलने हैं। वो बेशक साइका 1.5 लाख दे और आलिया 1.5 लाख दे, बेशक साइका जो है वो 3 का 3 दे दे या आलिया 3 का 3 दे दे। ठीक है, फैजान को 3 लाख रुपए मिलने हैं, आलिया ने नहीं दिया तो साइका दे देगी। यही वहां पे चीज लिखी है। अब अगर साइका 3 लाख दे देगी तो जो आलिया के हिस्से का था वो भी साइका ने दे दिया। अब साइका के पास राइट है किस चीज का, कि वो आलिया से वो कंट्रीब्यूशन करवा सकती है। तो यहां पे साइका की पोजीशन क्या आएगी? साइका is liable to pay full amount as Alia refused to pay her portion to Faizan। ठीक है, at the same time Saika is entitled to be compensated by Alia for her portion। ठीक है, यहाँ पे जो मेरे पास सोल्यूशन है, जो आपको मिल जाएगा सोल्यूशन, उसकी मैं वर्डिंग पढ़ देता हूँ। वो हो सकता है थोड़ी सी डिफरेंट हो, लेकिन मीनिंग यही होगा। तो कहता है जनाब, साइका इज लायबल फॉर होल अमाउंट बोरोड एंड फैजान कैन रिकवर रिमेनिंग अमाउंट 1.5 लाख फ्रॉम साइका। वही बात है। और साइका जनाब, इफ साइका पेज फॉर मोर देन हर शेयर शी कैन रिकवर एक्सेस अमाउंट फ्रॉम अदर जॉइंट प्रोमिसर दैट इज आलिया। वही बात है। क्लियर? ये आपकी अपनी वर्डिंग हो सकती है, लेकिन याद रखिए बेटा, वर्डिंग लीगल होनी चाहिए और ठीक होनी चाहिए, जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट खराब ना हो जाए। मैंने ये लिखा है, सोल्यूशन में ये लिखा है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन मतलब यही आना चाहिए जो लॉ हमें कहता है। ओके, अच्छा जी, अब जरा सेकंड हम लोग देख लेते हैं जनाब। सेकंड पोर्शन इसका, सेकंड केस क्या है जी? ऑन द ड्यू डेट आलिया अप्रोच्ड फैजान एंड इन्फॉर्म्ड हिम दैट शी कैन नॉट पे द लोन एज द एंटायर अमाउंट वॉज यूटिलाइज्ड बाय साइका। Alia also mentioned that Saika has refused to give Alia her share in the shop. Considering the situation, Faizan released Alia in respect of the loan. ले भाई साहब, आलिया सच्ची होगी जाके फैजान के सामने? सच्ची होगी ना? जाके कहा कि जी उसने तो मुझे दुकान से भी निकाल दिया है और सारे के सारे पैसे भी उसने इस्तेमाल कर लिए हैं, मैं आपको हमें कर्जा देती फिरूंगी। तो उसने कहा ठीक है बाजी, तुम साइड पे हो जाओ, मैं जानूँ और साइका जाने। तो क्या फैजान, उसके पास ये पावर है कि वो साइका से सारे के सारे पैसे ले सकता है? हमने कहा जी अच्छा, एक बच्चे ने ये भी लिखा हुआ है कि सेकंड सिचुएशन में जो फैजान की पोजीशन है वो सेम वही रहेगी जो फर्स्ट केस में था। ये लिखा हुआ था, कि प्रोविजन सेम रहेगी। हाँ जी। तो बेटा ये हरकत नहीं करनी, नंबर नहीं मिलेंगे, और ना ही हमने भी दिए हैं। ठीक है, पोजीशन तो सेम रहेगी,
अगर आलिया फैज़ान ने अगर उसको एक पर्सन को रिलीज़ कर दिया, इट डजंट मीन कि दूसरा भी रिलीज़ हो चुका है, इसलिए फैज़ान साइका से सारे के सारे पैसे उसको साइका को कंपेल कर सकता है फुल पेमेंट के लिए, और साइका लायबल है फुल पेमेंट करने के लिए। सेम है यही चीज़, लेकिन एट द सेम टाइम आपने वो मेंशन भी करना है। अगर ये लिख दिया पार्ट 2 के अंदर फैज़ान पोजीशन, और आप यहां पर लिख दें जी सेम एज इन पार्ट 1, तो नंबर कोई नहीं मिलना। ओके, तो यहां पे अगेन आप लिखेंगे फैज़ान कैन रिलीज आलिया फ्रॉम लोन, but this release will not release Saika from loan। ठीक है, उसके बाद वही बात, फैज़ान कैन compel Saika to pay full amount and Saika is liable to pay full amount to Fazan। ओके, और सेम जनाब यहाँ पे साइका की पोजीशन भी वो सेम यही होगी कि साइका इज लायबल टू पे फुल अमाउंट टू फैज़ान, और अगर वो पे करती है तो क्या हो जाएगा, आलिया से वो कंट्रीब्यूट करवाने के लिए इंटाइटल्ड हो सकती है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे मैं नहीं लिख रहा, लेकिन आप लोगों ने लिखना है। ओके, तो ये हरकत बेटा बिल्कुल नहीं आप लोगों ने करनी कि जी जो पार्ट 1 में था वही पार्ट 2 में, ऐसा कुछ भी नहीं आपने करना। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा मजे का क्वेश्चन। इसमें मिस्टेक कुछ बच्चों की बड़ी छोटी सी माइनर सी मिस्टेक है, और वो शायद लिखते हुए उनको पता था कि ये है लेकिन उन्होंने लिखा नहीं है, जिसकी वजह से उनको नंबर नहीं मिले। मतलब उनको पता है कि ये इसका आंसर क्या है और उन्होंने लिखा नहीं है। मैं पढ़ता हूँ एक दफ़ा क्वेश्चन नंबर 4, एन बी प्लेस्ड एन ऑर्डर विद ऑक्टागॉन प्रिंटर्स ओपी फॉर ₹100,000 कॉपीज ऑफ अ पाकिस्तानी साइंटिस्ट ऑटोबायोग्राफी विद आ डिलीवरी डेडलाइन ऑफ 2 मार्च 2024। NB had informed OP of its intention to sell the autobiography at an exhibition scheduled for 3 मार्च 2024। उसने कहा जनाब ये मैंने जो कॉपीज़ आपसे करवाई हैं 1 लाख कॉपीज़, इनको मैंने बेचना है एग्जीबिशन में, जो कि कब होनी है, 3 मार्च 2024 में होनी है। एंटिसिपेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 5 मिलियन फ्रॉम द सेल, और बता दिया कि भाई साहब मुझे 5 मिलियन का क्या होना है, प्रॉफिट होना है। When NB's warehouse was however, due to unforeseen delays, the order arrived on 4th March 2024। ऑर्डर कब आया जी, 4 मार्च 2024 को ऑर्डर आया, एग्जीबिशन के बाद। किसी काम का होगा, टाइम सेंस था, तो बेटा ये मेंशन भी करना था कि टाइम सेंस है। ये भी किया है, भी 2 नंबर कटे हैं। रुको जरा, सब्र करो, अभी और गलती निकाल जी। मैंने कहा था आप लोगों को पता है कि ये होना है, लेकिन आप लोगों ने लिखा नहीं। आज आप इनकी साइड पे, नहीं इनकी साइड पे नहीं, मैं आज जहां जो गलती है वो गलती है। However, due to unforeseen delay, the order arrived on 4 March 2024 at 11 PM, where MB's warehouse was still open for stock count. Discuss the possible courses of action that MB is entitled to take। Possible course of actions। तो सबसे पहले तो आपने ये बताना था कि जनाब इसमें क्योंकि टाइम असेंस है, और जब टाइम असेंस हो जाए तो आपके पास
और डिलेड परफॉर्मेंस हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइडेबल। तो अब इसके पास दो कोर्स ऑफ एक्शन है, या तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, या कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दे, अवॉइड कर दे। कंटिन्यू करेगा बगैर कुछ मेंशन किए तो किसी किस्म के डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता, अवॉइड करेगा तो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। और एक सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है और परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट भी कर ले, लेकिन एक्सेप्ट करते हुए अपनी इंटेंशन शो करवाए कि मैं डैमेजेस क्लेम करूंगा। ये तीन कोर्स ऑफ एक्शन है उसके पास। कौन सा है? ठीक है जी, अब जरा एक दफा इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन पढ़ लो, देखिए जनाब सॉल्यूशन में क्या लिखा है। एक्सक्यूज मी अगेन, एज ए सेड, अगर आपके मार्क्स आपको लगता है कि अनजस्टिफाइड कटे हैं तो आप मैम से रब्ता कर सकते हैं जी, मेरा इसमें कोई लिंक नहीं है। ओपी वॉज अवेयर ऑफ एनबीज प्लान टू सेल द ऑटोबायोग्राफी इन द एग्जीबिशन स्केड्यूल्ड फॉर 3 मार्च 2024 ड्यू टू विच टाइम वॉज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये तो मेंशन करना था कि टाइम वॉज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और अगर टाइम एसेंस हो जाए तो फिर क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। आपने टेस्ट दिया था? क्यों सर आप कोई भी टेस्ट नहीं दे रहे? सर हमेशा हर टेस्ट पे। नाम क्या है आपका? मुनीब। मुनीब बेटा अगली दफा आपने टेस्ट ना दिया तो आपके घर मैंने कॉल कर देनी, ठीक है, ताकि घर वालों को भी तो पता होना कि बेटा पूरा हफ्ता पढ़ता और टेस्ट देता नहीं है। ओके जी, तो टाइम वॉज द सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉन डिलीवरी ऑन एग्री डेट हैज मेड द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट एनबीज ऑप्शन। ये एक नंबर इसका मिलना था आपको, ठीक है। द पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन दैट एनबी इज इंटाइटल्ड टू टेक आर एज फॉलोज। अब जनाब दो उसने बता दिए कि या तो अवॉइड करेगा या फिर कंटिन्यू करेगा तो उसको डैमेजेस नहीं मिलेंगे, अवॉइड करेगा तो डैमेजेस मिल जाएंगे, और कंटिन्यू के साथ डैमेजेस क्लेम करने के लिए उसको मेंशन करना पड़ेगा एक्सेप्ट करते हुए, ठीक है। क्या हुआ? तो जनाब कहते हैं जी एनबी हैज द राइट टू एक्सेप्ट डिलेड परफॉर्मेंस फ्रॉम ओपी। इन सच केस एनबी वुड नॉट बी एबल टू क्लेम कंपनसेशन फॉर एनी लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द डिलीवरी डिले, ठीक है, ये बात एक आ गई। Unless NB notifies OP of its intention to claim such compensation at the time of acceptance, the delayed delivery of books, autobiography, copies. NB has also the right to demand delivery at the appropriate time as the offer to deliver at 11 PM when staff is already busy with the। इसकी वैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर किसी ने इतना भी लिखा है तो उसको 1 नंबर मिल जाएगा। कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन था? 4 नंबर का सवाल था जनाब, ठीक है जी। ओके जी, उसके बाद जनाब एक 1.5 नंबर इसका मिल जाएगा, 1.5 नंबर नीचे वाले का। दूसरा क्या है जनाब? एनबी हैज द राइट टू रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड डिक्लेयर इट वॉइड, thereby refusing to take delivery. Being the aggrieved party, NB would be entitled to be compensated by OP for any loss or damage caused by the breach that naturally arose in the usual course of things from such breach, and anticipated profit of 5 million, which both parties knew at the time of the contract formation to be a likely result of its breach. तो वो वही बात जो हमने कल चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 9, उसमें भी यही बातें लिखी थी, लेकिन हमने चैप्टर नंबर 7 में ये पढ़ा था कि जनाब आपके पास जो भी लॉस होगा इस सिचुएशन में वो कंपनसेट किया जाएगा। क्लियर? यहाँ तक के मसले मसाइल? अच्छा जी, तो जनाब आपके जिनको लगता है कि उनके मार्क्स अनजस्टिफाइड कटे हैं तो वो प्लीज़ अपने मार्क्स जो हैं वो आके चेंज करवा लें मैडम से, ओके। ले जनाब, दिस वाज योर टेस्ट चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 का था ना? चैप्टर 8 और 9 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इन दोनों का हम इकट्ठा कर लेंगे टेस्ट। 8 और 9 छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, कोई बात नहीं, 2 पेजेस हैं भाई, क्या हो गया यार। हाँ जी बेटा, ओके, चलिए इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे अपनी स्टडी को।